नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। जैसा आपने देखा होगा, कल हमने बात की थी आयनन विभव के बारे में और हमने देखा था कि आयनन विभव की जो परिभाषा है वो किस प्रकार होती है कि किसी विलगित गैसियस परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो कहलाती है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो जो आयनन विभव के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो हमें क्या होता है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये आयनन विभव के एक विरोधी यानी उसका बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। आयनन विभव के विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर मुक्त होती है। तो ये ऊर्जा की मात्रा है जो कि जब हम किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ये उत्पन्न होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमने बोला था प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, यानी कि जब पहला इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो जो ऊर्जा जो है हमें देनी पड़ती है उसको हम IP1 कहते हैं, IP2 कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता 1 और इलेक्ट्रॉन बंधुता 2 होती है। जब हम किसी पहले इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 कहलाती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो EA2 जो है कहलाती है, जैसा उसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बात और हमें यहाँ देखनी है कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो क्यों होती है, वो मुक्त होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन में अब जब हम एक एनर्जी को, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही ऐड होगा तो वो एनर्जी रिलीज होगी। तो एक जिसको अपन कहते हैं न्यूट्रल एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया हमने, उसके बाद में जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ेंगे तो वो एक ऋणायन होगा। ऋणायन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमें प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा जो है वो हमें देनी पड़ती है। इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं EA2 यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 का मान है वो हमेशा हम क्या देखते हैं, वो पॉजिटिव में होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 का मान नेगेटिविटी में होता है, नेगेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो है वो उत्पन्न होती है और 2 जो है उसका मान हमको जो है वो देना पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम कैसे निर्धारित करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण जो है वो कोई सीधी विधि से नहीं होता, कोई डायरेक्ट मेथड से नहीं होता, उसको एक परोक्ष विधि के द्वारा किया जाता है, जिसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है, जिसको अपन आगे देखेंगे। बॉर्न-हैबर चक्र किसी आयनिक यौगिक की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिकी चक्र है। तो ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि ये जो डिफरेंट एनर्जी की वैल्यूज़ हैं इनके बीच में एक संबंध को, रिलेशनशिप को बताता है। इसके अनुसार किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव जो है वो समान रहता है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऊर्जा परिवर्तन जो है वो जब हम इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हैं तो हम देखेंगे कि ऊर्जा परिवर्तन जो है वो समान होता है। अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न होती हो और पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन जो होता है वो 0 होता है। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं सोडियम और क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सोडियम है वो ठोस अवस्था में है, उसको ठोस अवस्था से हम उसको गैसीय अवस्था में लाते हैं। तो उसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो होती है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जिसको हम यहाँ पर बाईं तरफ +S के साइन से हम दिखाते हैं, जिसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। फिर जो
गैसीय अवस्था में जो सोडियम का परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और सोडियम प्लस जो है वो कैटायन बनाता है। ये जो प्लस आई का मान है ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। यहाँ पर हम दोनों प्लस एस और प्लस आई इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, जिसको हम प्लस के साइन से दिखाते हैं। तो इस तरह से सोडियम प्लस जो है वो एक आयन के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसके इसी तरह से क्लोरीन गैस में से क्लोरीन के परमाणु को वियोजित करने के लिए हमें वियोजन ऊर्जा D/2 जो है वो देनी पड़ती है। अब जो क्लोरीन गैस का जो परमाणु है इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको अपन -E से दिखाते हैं। तो इस प्रकार इस चक्र में हम देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के आयन जो है वो बन जाते हैं और वो दोनों आयन Na+ और Cl- आयन अभिक्रिया करके रिएक्ट करके जो है वो NaCl बनाते हैं। उसके संयोजन से NaCl बनता है और जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा जो है वो कहलाती है जालक ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, जिसको अपन -U0 से दर्शाते हैं। तो इस तरह से सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस के मिलने से NaCl सॉलिड जो है वो बनता है। तो इस पूरे ऊष्मागतिकी प्रक्रम में इतने सारे जो है ऊष्मा के या ऊर्जा के परिवर्तन इसमें नज़र आते हैं। और दूसरा पद हम देख सकते हैं दूसरी तरह से, ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर -Q एनर्जी रिलीज़ करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये जो है ये अभिक्रिया ऊष्मा है, यानी दोनों के संयोजन की ऊष्मा है, जिसको अपन -Q से दिखाते हैं। अब इस चक्र के हिसाब से अगर हम इनको क्वांटिटेटिवली यहाँ पर दिखाएं तो ये होगा -Q = S + I + D/2 प्लस ब्रैकेट में -E प्लस -U0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी ये सब प्लस में है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी ये माइनस के साइन में है, क्योंकि ये दोनों ऊर्जाएं जो हैं वो मुक्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता E का मान ज्ञात कर सकते हैं। E = है S + I + D/2 -U0 + Q। तो इस समीकरण की सहायता से हम परोक्ष रूप से जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान को इस बॉर्न-हैबर चक्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसी बॉर्न-हैबर चक्र की सहायता से ही हम लैटिस एनर्जी का मान भी प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आवर्त में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान जो है वो क्रमशः बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ बीच में अपवाद होते हैं, जैसे बेरिलियम एवं मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं इनर्ट गैसेज या उत्कृष्ट गैसें। एक आवर्त में जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता जाता है, साथ ही साथ नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती जाती है। तो परमाणु के नाभिकीय आवेश का जितना मान होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उसमें उतना ही अधिक आकर्षण होगा। ये एक सामान्य बात है कि जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन को जब हम जोड़ेंगे तो उसके प्रति उसके लिए उतना ही आकर्षण होगा, तो हमको जोड़ने पर उतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी। इसलिए हम क्या देखते हैं, एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है, जो कि एक सामान्य नियम है। लेकिन अपवाद में जैसे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 होता है, और अब जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो NP कक्षक में जाएगा, जिसकी ऊर्जा का मान उच्च होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान बेरिलियम और मैग्नीशियम में कम होते हैं। इसी तरह से हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के संबंध में बात करते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NP3 होता है, अर्थात इसमें जो P उपकोष है वो अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसलिए जो है इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो
कम होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो कक्षक है, उपकोष जो है वो अर्ध रूप से भरा हुआ है और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें ये और इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहता। इसलिए और इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं तो बहुत कम ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, क्योंकि उसका जो स्थायित्व होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी सामान्य से कम होता है। इसी तरह से उत्कृष्ट गैसों में भी हम देखते हैं कि स्थायी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, इसके कारण से क्या होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो है ऊर्जा जो है वो मुक्त नहीं होती बल्कि अवशोषित होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्कृष्ट गैसों के लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो कम होती है। अब हम एक ग्रुप की बात करें, एक समूह की बात करें, तो एक वर्ग के अंदर हम जब ऊपर से नीचे पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में सामान्य रूप से कमी देखी जाती है, क्योंकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इसके परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती जाती है, जिससे जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक से दूर जुड़ता है या नाभिक से दूर होता है और उस पर नाभिकीय आकर्षण का मान जो है वो कम होगा। इसलिए हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में ऊपर से नीचे आने पर एक वर्ग में उत्तरोत्तर रूप से कमी देखी जाती है। इसके अलावा फ्लोरीन के अंदर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो काफ़ी अपेक्षा से काफ़ी कम होती है। उसका जो कारण है वो ये है कि फ्लोरीन के अंदर जो है वो उसका जो आकार है वो बहुत छोटा होता है और उसके इस छोटे से आकार के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर समाहित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, फलस्वरूप आने वाला इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण भी कार्य करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी काम करता है। इसलिए जो है जो इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ते हैं तो उसके जोड़ने पर जो है ऊर्जा का मान जो है वो कम ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। इसलिए हम देखते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो कम होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में आज हमने 3 बातें की। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को कैसे ज्ञात किया जाता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसका जो है आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्ति है। कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में और उसके क्या अनुप्रयोग हैं उसके बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।